दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है रहस्यमय साधु और चतुर सारस पार्ट 2। यहाँ तक स्टोरी हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। वो इसका फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। तब मेरे बार बार क्षमा मांगने पर उन्होंने कहा कि एक बार एक ही युवक तुम्हारी जान बचाएगा, वही तुम्हारा पति होगा। तब तुम उसके साथ सुख का जीवन व्यतीत करोगी। लेकिन यदि भूले सहज भी कभी उसने तुम्हें सारस के रूप में देख लिया, तो तुम्हें उसी दिन अपने पति का त्याग कर देना होगा। इतना कहकर जयप्रभा चुप हो गई। फिर ठंडी सांस लेते हुई पुनः बोली, स्वामी, मैं चाहती थी कि आप जीवन पर्यंत आपकी सेवा करूं, लेकिन आपने चोरी से मुझे कपड़ा बुनते देकर अनर्थ कर दिया। अब मैं आपके पास से जा रही हूँ। लेकिन जयप्रभा, तुम जाओगी कहाँ? स्वामी, अब मैं मानव रूप में कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकूंगी और पुनः सारस बनकर जीवन पर्यंत आकाश में चक्कर काटती रहूंगी। अब यही मेरा भाग्य है। ओह! ज्योति उदास हो उठा। तब जयप्रभा ने ज्योति से कहा, स्वामी, मेरे जाने के बाद आप उस झोपड़ी में जाना जिसमें मैं कपड़ा बुन रही थी। उस झोपड़ी में मैं आपके लिए कुछ बेटे छोड़े जा रही हूँ, जिन्हें आप स्वीकार कर लेना। इतना कहकर जयप्रभा 2 कदम पीछे हटी और एकदम सारस में परिवर्तित हो गई। फिर सारस ने गर्दन सीधी की, पंख फैलाए और धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ गया। आकाश में उड़ता हुआ सारस क्षण भर को रुका और उसने आकाश में ज्योति के ऊपर 3 चक्कर लगाए। फिर दुख भरी आवाज में कां कां करता हुआ आकाश में तेजी से उड़ गया। कां कां, यह मैंने क्या किया? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। न मैं चोरी से जयप्रभा को देखता, न जयप्रभा मुझे इस प्रकार छोड़कर जाती। जब सारस आकाश में उड़ता हुआ उसकी दृष्टि से ओझल हो गया, तो वह बोझिल कदमों से चलता हुआ उस झोपड़ी में आया जिसमें करगाल लगा हुआ था। ओ यह क्या! झोपड़ी में बढ़िया नस्ल का घोड़ा और राजसी वस्त्र रखे हैं। वस्त्रों के ऊपर जगमगाता हीरा रखा हुआ है। तो जयप्रभा मेरे लिए ये उपहार छोड़ गई है। ज्योति ने वस्त्रों पर रखा हीरा उठाकर अपने पास से रख लिया। फिर अधबुना वस्त्र, राजसी वस्त्र और घोड़ा अपने साथ लेकर झोपड़ी से बाहर निकला। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। यहाँ रहकर मुझे हर समय जयप्रभा की याद सताएगी। और ज्योति उसी समय घोड़े पर बैठकर वहां से चल पड़ा। एक बार फिर मैं बेसहारा हो गया हूँ। चलते चलते वह ऋषि के आश्रम के समीप पहुंचा। आश्रम में चलकर मुझे ऋषि के दर्शन करने चाहिए। क्या पता ऋषि के दर्शन करने से मेरे उद्विग्न मन को कुछ शांति मिल जाए। यह सोचकर ज्योति घोड़े से उतरकर उस आश्रम के स्वामी ऋषि संपूर्णानंद नंद के पास पहुंचा। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीव हो वत्स, तुम कौन हो? ऋषिवर, बहुत दुख भरी कहानी है मेरी। पिता ने रुष्ट होकर मुझे घर से निकाल दिया और पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। ज्योति ने दुखी मन से संपूर्णानंद ऋषि को अपनी राम कहानी बताई। उसकी कहानी जानने के पश्चात ऋषि उससे बोले, ज्योति सिंह, तुम एक पुरुष हो। कठिनाई से जूझना ही पुरुषार्थ है। अतः दुखी न होकर कठिनाइयों का सामना करो। ऋषिवर, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? ज्योति, बहुत बोले हो तुम। इस दुनिया में अगर चैन से रहना चाहते हो तो थोड़ा व्यवहारिक बनना सीखो। थोड़ा चालाकी से काम लेना सीखो। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। अच्छा, अब तुम यह बताओ कि तुम्हारा ध्येय क्या है? ऋषिवर, मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं और चैन से अपने पिता के पास वापस लौटूं। यह सुनकर संपूर्णानंद ऋषि सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर बोले, ज्योति, जरा अपना हाथ सीधा तो करना। ज्योति, जरा अपना सीधा हाथ तो दिखाना। उसके हाथ की रेखा ध्यान से देखने के बाद ऋषि चौंके। ओह ज्योति, तुम्हारे भाग्य में तो राजसी सुख लिखा है। शीघ्र ही तुम्हारा विवाह चंदनगढ़ की राजकुमारी चंदनलता से होगा। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मुझ कंगाल से भला चंदनगढ़ की राजकुमारी का विवाह कैसे हो सकता है? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ऐसा न्याय को ज्योति, होने को कोई नहीं टाल सकता। तुम्हारा विवाह चंदनलता के साथ अवश्य होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें झूठ व थोड़ी सी अकल से काम लेना होगा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा ऋषिवर। ज्योति बेटा सुनो, मेरे आश्रम के बाहर से हर सप्ताह नीलमणि नाम का एक व्यापारी व्यापार करने के लिए चंदनगढ़ के राजा के पास जाता है। तुम आश्रम के बाहर ही उससे मिलोगे और जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम उससे कहोगे। बताइए ऋषिवर, मुझे उससे क्या कहना है?
तब ऋषि संपूर्णानंद ने उसे एक योजना बताई और उससे कहा, ज्योति मैं एक ऋषि होते हुए भी तुम्हें झूठ बोलने का को कह रहा हूँ। यह धर्म के विरुद्ध है, पर चूंकि अब तुम्हारा हाथ में राजकुमार से विवाह का योग लिखा है, तो इस कार्य को सिद्ध करने के लिए यदि थोड़े से झूठ का भी सहारा लिया जाए तो अनुचित न होगा। जी ऋषिवर। दूसरे दिन जब व्यापारी नीलमणि आश्रम के पास से गुजरा, तो राजसी वस्त्र पहने हुए ज्योति सिंह घोड़े पर सवार उससे मिला। कौन हो तुम? राजसी वस्त्र पहने होने के कारण व्यापारी नीलमणि ने उसे किसी देश का राजा समझा, अतः हाथ जोड़कर बोले, महाराज मैं परदेशी व्यापारी नीलमणि हूँ। व्यापार के सिलसिले में मैं हर सप्ताह चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह के पास जाया करता हूँ। तुम चंदनगढ़ के महाराज के पास जा रहे हो, तो उन्हें यह हीरा हमारी ओर से उपहार में दे देना। लेकिन महाराज आप हैं कौन? आपका परिचय मैं महाराज चंदन सिंह को क्या क्या कर दूं? हम सुजानगढ़ के राजकुमार ज्योति सिंह हैं, यही हमारा परिचय है। तत्पश्चात नीलमणि, अब से ठीक 1 सप्ताह पश्चात तुम्हारी हमारी फिर यहीं भेंट होगी। तब नीलमणि ज्योति से विदा लेकर चंदनगढ़ की ओर चल दिया। ज्योति सिंह संपूर्णानंद ऋषि के पास वापस आया। ऋषिवर आपके कहे अनुसार ही मैंने नीलमणि को कह दिया है। ठीक है, 1 सप्ताह बाद जब वह चंदनगढ़ से होकर इधर से गुजरेगा, तब तुम उससे फिर मिलना। दूसरी ओर, महाराज सुजानगढ़ के राजकुमार ज्योति सिंह ने आपको उपहार में यह हीरा भेजा है। ओह, इस हीरे में तो बहुत चमक है। राजा चंदन सिंह ने तुरंत ही राज दरबार के जोरी को बुलवाकर वह हीरा दिखाया। हीरे की परख करके जोरी ने राजा से कहा, महाराज यह हीरा तो बहुत ही बेशकीमती है, यह पृथ्वीलोक का तो मालूम नहीं देता। अच्छा। तब राजा चंदन सिंह ने नीलमणि से कहा, नीलमणि क्या तुम सुजानगढ़ के राजकुमार ज्योति सिंह से फिर मिलोगे? जी महाराज। सुनकर राजा चंदन सिंह ने अपने गले में पड़ी सच्चे मोतियों की माला उतारी और उसे नीलमणि की ओर बढ़ाते हुए कहा, नीलमणि जब तुम राजकुमार ज्योति सिंह से मिलो, तो यह माला उन्हें हमारी ओर से भेंट में दे देना। जो आज्ञा महाराज। पूरे 1 सप्ताह तक चंदनगढ़ में अपना सामान बेचने के पश्चात व्यापारी नीलमणि चंदनगढ़ से चल पड़ा। संपूर्णानंद ऋषि के आसन के पास ज्योति सिंह से उसकी पुनः मुलाकात हुई। राजकुमार, राजा चंदन सिंह ने आपको यह माला उपहार में दी है। ज्योति ने वह माला उससे ले ली और पूछा, नीलमणि अब तुम कहाँ जाओगे? राजकुमार जी, मैं सुगंधपुर में व्यापार करने जाऊंगा और 1 सप्ताह बाद पुनः चंदनगढ़ जाऊंगा। ठीक है, 1 सप्ताह बाद चंदनगढ़ जाने से पहले तुम मुझे इसी स्थान पर पुनः मिलना। जो आज्ञा राजकुमार। कहकर नीलमणि वहां से चल दिया। ठीक है, 1 सप्ताह पश्चात नीलमणि चंदनगढ़ जाने के लिए फिर उधर से गुजरा। प्रणाम राजकुमार। प्रणाम नीलमणि। कि राजकुमार जी, मुझे क्या आज्ञा है? नीलमणि, तुम हमारा एक घोड़ा ले जाओ और इसे हमारी ओर से राजा चंदन सिंह को उपहार में दे देना। कहकर ज्योति ने अपने घोड़े की लगाम नीलमणि को थमा दी। तब नीलमणि ज्योति सिंह का घोड़ा लेकर चंदनगढ़ की ओर चल पड़ा। चंदनगढ़ पहुंचकर उसने वह घोड़ा राजा चंदन सिंह को सौंप दिया। ओह, कितना सुंदर घोड़ा है। चंदन सिंह ने उसी समय शाही घुड़साल के साइंस को घोड़े के निरीक्षण के लिए बुलवाया। घोड़े का निरीक्षण करने के पश्चात हैरान से साइंस ने राजा चंदन सिंह से कहा, महाराज ऐसी अद्भुत नस्ल का घोड़ा पृथ्वीलोक पर तो दूसरा नहीं मिलेगा। यह सुनकर राजा चंदन सिंह सोचने लगा, सुजानगढ़ के राजकुमार ज्योति सिंह के पास उपहार में देने के लिए ऐसी अद्भुत वस्तुएं कहां से आती है? हमें उस विचित्र राजकुमार से मिलना चाहिए। यह सोचकर उसने नीलमणि से कहा, नीलमणि, हम सुजानगढ़ के राजकुमार ज्योति सिंह से मिलना चाहते हैं। क्या तुम उनसे हमारी मुलाकात करवा सकते हो? क्यों नहीं महाराज। उसी समय चंदन सिंह रथ में बैठकर नीलमणि के साथ ज्योति सिंह से मिलने चल दिया। जरा हम भी तो देखें कि हमें बार बार अद्भुत उपहार देने वाला राजकुमार कैसा है। दूसरी ओर, ऋषिवर, आपने यह धूल कैसी उड़ रही है? ऋषिवर, सामने यह धूल कैसी उड़ रही है? ज्योति, चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह रथ में बैठकर तुमसे मिलने आ रहे हैं। अब क्या होगा महाराज? अब तो चंदन सिंह के सामने मेरी सारी पोल खुल जाएगी। कहते कहते ज्योति के माथे पर पसीना छलछलाया। घबराओ नहीं ज्योति, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ऋषिवर, अब आप कर ही कह सकते हैं।
आपने ही तो मुझे इस उलझन में फंसाया है, अब मैं ही तुम्हें इस उलझन से निकालूंगा। ज्योति सिंह, बस तुम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। परेशान ज्योति ने तत्काल ही अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल बाद जब उसने आंखें खोली तो वह भौचक्का रह गया। वो यह क्या, एक पल में ही आए यह सुंदर महल कैसे बन गया। तभी उसकी दृष्टि पास खड़े ऋषि संपूर्णानंद पर पड़ी। उसने ऋषि से पूछा, ऋषिवर यह क्या माया है, यह महल किसका है। ज्योति, यह महल तुम्हारा है और तुम यहाँ के राजकुमार हो। यह सुनकर ज्योति ने हैरत से उनकी ओर देखते हुए कहा, ऋषिदेव सच सच बताइए कि आप कौन है। आप कोई जादूगर तो नहीं है। नहीं ज्योति, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा भाग्य हूँ। आज तक मैं सोया हुआ था, अब मैं जाग गया हूँ। इसी के फलस्वरूप मैं बार बार तुम्हारी सहायता कर रहा था। क्या आप सच कह रहे हैं। सुनकर ऋषि संपूर्णानंद अदृश्य हो गए। अगले ही पल, लो देख लो ज्योति, मैं ही तुम्हारा भाग्य हूँ। ज्योति हक्का बक्का सा अपने भाग्य की ओर देखने लगा। उसकी ये हालत देखकर भाग्य ने उसे समझाया, ज्योति होश में आओ। राजा चंदन सिंह कुछ क्षणों में ही यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। अपनी हालत पर काबू पाओ और स्वस्थ व प्रसन्न मन से चंदन सिंह का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। किसी बात की फिक्र मत करना, मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर भाग्य दृश्य हो गया। कुछ ही देर बाद राजा चंदन सिंह का रथ महल के बाहर आकर रुका। नीलमणि आसन के स्थान पर महल देखकर हैरान था। कल तक तो इस स्थान पर आश्रम था, एक ही दिन में महल कैसे बना। ज्योतिष सिंह ने आगे बढ़कर नीलमणि और राजा चंदन सिंह का स्वागत किया। राजकुमार ज्योतिष सिंह आप लोगों का स्वागत करता है, आइए महल में चलिए। ज्योति आदर सहित उन दोनों को महल में ले गया। राजा चंदन सिंह महल की भव्यता देखकर स्तंभित सा रह गया। ऐसा सुंदर महल तो हमारा भी नहीं है। ज्योति सिंह ने बड़े प्रेम से उन दोनों का उचित आदर सत्कार किया। तत्पश्चात, राजकुमार ज्योति सिंह, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए महाराज। मैं अपनी पुत्र चंद्रलता का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। मैं आपके आदेश को टालूंगा नहीं महाराज। तब शुभ बेला में खूब धूमधाम से राजकुमारी चंद्रलता व ज्योति सिंह का विवाह संपन्न हो गया। एक दिन ज्योति सिंह का भाग्य राजा चंदन सिंह के सामने प्रकट हुआ। राजन, मैं ज्योति सिंह का भाग्य हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। राजन, ज्योति सिंह किसी देश का राजकुमार नहीं बल्कि सुजानगढ़ के जमींदार करण सिंह का पुत्र है। क्या मतलब। तब भाग्य ने विस्तार पूर्वक चंदन सिंह को ज्योति के बारे में सारी बात बताते हुए कहा, राजन, ज्योति सिंह की हस्तरेखा में आपकी पुत्री का पति होना लिखा था, अतः आपकी पुत्री के साथ ज्योति सिंह का विवाह करवाने के लिए ही मैंने यह सब चक्कर चलाया था। ओह, तो यह बात है। कुछ सोचकर जो चंदन सिंह ने ज्योति के भाग्य से कहा, जो हुआ ठीक हुआ। राजकुमारी चंद्रलता हमारी इकलौती पुत्री है, इसलिए हमारे बाद उसका पति ज्योति चंदनगढ़ का राजा बनेगा। मुझे आपकी बात सुनकर खुशी हुई है महाराज। इतना कहकर भाग्य अदृश्य हो गया। तब राजकुमारी चंदनलता को साथ लेकर ज्योति गई। एक दिन सुजानगढ़ अपने पिता जमींदार करण सिंह के पास पूछा। पुत्र से सारी बात जानने के पश्चात वे खुश होकर ज्योति से बोले, अब मैं फख्र से लोगों से कह सकता हूँ कि मैं तुझ जैसे होनहार बेटे का पिता हूँ। ज्योति सिंह अपने पिता को भी अपने साथ चंदनगढ़ ले गया और सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ रहने लगा। समाप्त। दोस्तों, एक पार्ट 2 में अलग स्टोरी बना दी, नहीं तो जो इसकी सारस पत्नी थी उसी को दोबारा से पाने के कुछ स्टोरी होनी चाहिए थी, तभी मजा आता ज्यादा, लेकिन उसको एकदम गायब भी कर दिया इसमें। चलो, जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।